नमस्कार। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज का ये पर्व आप सबको मुबारक हो और बार बार आपकी ज़िंदगी में आता रहे और हम लोग इसको मनाते रहें। आज इस मौके पर मैं जो बात करने वाला हूँ वो एक ऐसे गीत की करने वाला हूँ जो कि एक सिगरेट की जो डिब्बी थी उस पर लिखा गया और बिना रिहर्सल के गाया गया और जिसने सारी दुनिया को हिला के रख दिया। बात है 1963 की। चीन के साथ 62 की लड़ाई हो चुकी थी। देश में मातम का माहौल था। लोग काफ़ी सहमे और डरे थे। उनमें साहस की कमी नज़र आ रही थी। हालांकि उसके लिए उस चीज़ को कम करने के लिए सरकार ने फैसला किया कि लोगों में उत्साह भरने के लिए कुछ इस तरह के कोई कार्यक्रम किया जाए, कोई गीत लिखे जाएं, कोई गीत गाए जाएं और उसके लिए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को इसमें इन्वॉल्व कर लिया अपने साथ। उनकी ड्यूटी लगाई गई कि आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे लोगों की जो हताशा है वो खत्म हो जाए। और ये काम सौंपा गया उस समय के सबसे बड़े फिल्म निर्माता महबूब खान को। उन्होंने योजना बनाई कि दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में एक प्रोग्राम किया जाए जिसमें डिफेंस फंड भी इकट्ठा किया जाए और जिसमें एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जाए जिसमें लोगों में जोश भरे उत्साह है। हालांकि उससे पहले जानिसार अख्तर साहब का एक गीत था जो कि आवाज़ दो हम एक हैं, वो काफ़ी चल पड़ा था। खयाम साहब का म्यूज़िक था और उसमें राजकुमार, राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त इन लोगों ने उसमें अदाकारी की थी और उनके ऊपर फिल्माया गया था। काफ़ी जोश देने वाला गीत था, लोगों में बड़ा पॉपुलर था। लेकिन महबूब खान ने जिन लोगों को इसके लिए चुना उसमें नौशाद थे, शंकर जयकिशन थे, सी रामचंद्र थे और उसके अलावा मदन मोहन थे। उन्होंने ये योजना बनाई कि इन जो संगीतकारों के जो गीत हैं उनको लेकर हम स्टेडियम में एक फंक्शन करेंगे दिल्ली में और जिसमें सारी फिल्म इंडस्ट्री आएगी। उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, उस समय के राष्ट्रपति राजेंद्र अपने राधा कृष्णन और उनके साथ के बाकी सब कैबिनेट के लोग, विपक्ष के सारे लोग, सब लोग उसमें इकट्ठे होंगे। एक बहुत बड़ा जश्न, एक माहौल वहां मनाया जाएगा। अब नौशाद साहब के पास तो एक गीत था, शकील बुदायनी ने लिखा था, हम अपनी आज़ादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। बहुत लीडर फिल्म में इस गीत का इस्तेमाल हुआ था और वो गीत रफ़ी साहब ने गाया था। और जहाँ तक शंकर जयकिशन की बात थी तो उसके लिए गाना था उनका, होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। इनमें बहुत सा जोश लोगों में भरने की उम्मीद थी। अब श्री रामचंद्र जी को जो बात कही गई, उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि इसमें दो मेल वॉइसेज हैं, एक रफ़ी साहब की है, एक मुकेश की है। हमें कोई फीमेल वॉइस में आप कोई गाना कंपोज करके दीजिए जो कि हम वहां चला सकें। अब श्री रामचंद्र जी के पास उस समय कोई गाना तैयार नहीं था। दिन भी थोड़े थे, नवंबर की बात है और उसके बाद होना था ये फंक्शन। तो उन्होंने उस समय के बहुत बड़े गीतकार जो देशभक्ति के गाने लिखने में के लिए मशहूर थे, जिन्होंने ये भी लिखा था कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, एक एक और लिखा था, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चे संभाल कर, प्रदीप। अब वो प्रदीप के द्वार पर जा पहुंचे और कहा कि मेरे लिए कुछ इस तरह का गाना लिखिए आप जो कि मैं वहां जिसको हम वहां चला सकें। अब प्रदीप साहब जो थे वो थोड़े से सचुपंज में पड़ गए। उनको समझ नहीं आ रहा था एकदम से कि ऐसा कौन सा गाना लिखा जाए। वो काफी परेशानी में थे। तो एक दिन सुबह समुद्र के किनारे टहल रहे थे तो वहां उनके जहन में एक लाइन आई और लाइन ऐसी आई कि उन्होंने ये सोचकर कि मैं भूल ना जाऊं, वहां इसे साथ चलते सैर करते एक दूसरे व्यक्ति से पेन लिया। एक वहां सिगरेट की डिब्बी पड़ी थी, उसके ऊपर उन्होंने वो लाइन लिख ली और लाइन जब लिख ली तो एकदम से फिर घर आए और उसने उसी को मुखड़ा बनाया और उसी मुखड़े पर उन्होंने
जो था पूरे के पूरे 100 बंद लिख दिए गाने के। अब बात आई कि ये गाएगा कौन इस गीत को। अब प्रदीप जी की उन दिनों लता जी से कुछ ज्यादा बन नहीं रही थी, तो तय हुआ कि आशा भोंसले इस गीत को गाएंगी और उसके लिए उनकी रिहर्सल शुरू हो गई। रिहर्सल भी शुरू हो गई, लेकिन प्रदीप के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात थी कि ये गाना जो है लता को ही गाना चाहिए। अब दिमाग में चल रहा था और लता जी से उन्होंने बात भी की, लेकिन लता जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा भी इतना समय नहीं है इसकी तैयारी का, तो मैं नहीं गाऊंगी। पर प्रदीप उस बात पे उनके साथ लगे रहे कि नहीं आप गाइए, और आखिर में लता जी मान गई। और तय ये हुआ कि क्योंकि रिहर्सल अब आशा जी के साथ हो रही थी, और अब ये तय हुआ कि ये दोनों इसको ड्यूट के रूप में गा देंगी इस गाने को। अब दिल्ली के लिए तैयारी हो गई, सब लोग दिल्ली के लिए आने लगे, लेकिन कोई ज्यादा रिहर्सल वहां हो नहीं पाई। और आखिरी समय में जब दिल्ली के लिए चल रहे थे, तो स्थिति ये हुई कि आशा जी का तबीयत खराब हो गई। वो कहते मैं तो नहीं जा पाऊंगी। अब वो जब नहीं जा पा रही थी, तो गाना सारे का सारा लता जी पे आ गया। और दूसरी समस्या उनको ये खड़ी हो गई कि ये गाना जो था, ये गाना उन्होंने किसी हौसला बढ़ाने वाला उनको नहीं लग रहा था, पर यह था कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी कुर्बान की है उसको लेके गाना बना था। और इस गाने के बोल थे, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो ये तो इस गाने ने से काफी उत्साहित थे, लेकिन उनको ये लग रहा था कि ये गाना जिस तरह का माहौल वो कह रहे हैं उस तरह के माहौल के लिए नहीं है, वहां जोश नहीं भरेगा, ये लोगों की याद दिलाएगा बस। पर और ऊपर से उनका महबूब खान जी से का उनको मैसेज आ गया कि भैया हमने सॉवरियन निकालना है, आप जो गाना वहां बजाने वाले हैं गाने वाले हैं उसके हमें बोल लिख के भेजिए। अब इन्होंने सोचा कि अगर इसमें हमने लिख दिया ऐसा कि मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तो हो सकता है उनको लगे कि ये तो हतोत्साहित करने वाला है और ये तो रोने वाला गीत है। तो उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर प्रदीप जी ने एक एक बंद और जोड़ दिया कि ऐ मेरे वतन के लोगों जरा खूब लगा रो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। अब ये लाइनें लिख के उन्होंने वहां भेज दी। अब उसके बाद अब आशा जी हट गई थी बीच में से, लता मंगेशकर जो थी हैं अब उनकी इतनी रिहर्सल नहीं थी। उधर उन्होंने हवाई जहाज की उनकी टिकटें बुक थी, एक दिन का बीच में समय था। अब प्रदीप ने क्या किया, उन्होंने इस गाने को खुद गाकर उसकी धुन बनाकर एक टेप में डाल के लता जी को दे दी और कहा कि आपने इस धुन को याद करना है, इन शब्दों को याद करना है, ये सारे के सारे जितने भी हैं इसमें पूरा का पूरा मुखड़ा और इसके अंतरे सारे आपने याद करने हैं। अब उस हवाई जहाज में दिलीप कुमार थे, राज कपूर थे, देवानंद थे, और उसके बाद मदन मोहन थे, खुद सी रामचंद्र थे, और ये सारे के सारे आ रहे थे। तो लता जी ने क्या किया कि पूरे रास्ते हवाई जहाज में वो इस गाने को रटती आ गई, इसकी धुन को अपने कान में बिठा लिया, अपने जहन में बिठा लिया, और इस गाने को लेकर वो स्टेडियम में पहुंच गए। अब जैसे ही वो वहां पहुंचे स्टेडियम में, तो रफी साहब ने जो गाना था गाया कि हम अपनी आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, तो एकदम से सारा स्टेडियम झूम उठा, सब लोग तालियां बजा रहे थे, पंडित नेहरू वहां मौजूद थे, पूरे पूरे दर्शक दीर्घा में ऐसे लगा कि जैसे एक अलग सा माहौल बन गया। अब उसके बाद सी रामचंद्र मंच पे आते हैं और पीछे हल्की हल्की ढोल की थाप चल रही है, फिर वो थाप बंद हो जाती है और एक बांसुरी का सुर निकलता है और उसके साथ ही लता जी की आवाज आती है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहला दो तिरंगा प्यारा। जब ये लाइनें आती हैं एकदम सन्नाटा छा जाता है, हर तरफ स्तब्धता छा जाती है, लोगों के लोगों का कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, पूरे का पूरा स्टेडियम पूरा भरा हुआ है, बिल्कुल साइलेंट है, और लता जी गाती जाती हैं
और हर एक आदमी की आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। पर उनमें पंडित नेहरू भी थे, जिनकी आंखें नम थी और सब के सब बिल्कुल एक बुत की तरह बैठे हुए गाना सुन रहे हैं। फिर अचानक जब इसके आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं और लता जी कहती हैं जय हिंद की सेना, तो एकदम से कोर्स की आवाज आती है बहुत बड़ी, जय हिंद की सेना। सारा स्टेडियम एकदम से हिल जाता है कि वो ढूंढते हैं कोर्स कहाँ है। असल में सी रामचंद्र ने इस कोर्स को पर्दे के पीछे छुपा के रखा था और उन्होंने इंप्रेशन ये देना था कि पूरे का पूरा हिंदुस्तान जैसे इस गाने को गा रहा है, और वही उसका इंपैक्ट हुआ। पूरा का पूरा स्टेडियम जय हिंद की सेना के नाम से गूंज उठा और पूरे का पूरी इतनी तालियां बजी कि पूरे का पूरा गगन भेदी उनको आप कह सकते हैं शोर हुआ है। और लोग इतने खुश हुए इस गाने को सुन के, और जैसे ही लता जी गाना गा के अपने कॉफी पीने के लिए पीछे गई स्टेज के, तो उन्हें आके संदेशा मिला कि पंडित नेहरू आपसे मिलना चाहते हैं। अब लता जी ने सोचा पता नहीं मैंने गाने में क्या कर दिया, वो खैर गई। तो पंडित जी ने कहा कि लता तुमने मुझको रुला दिया। और फिर उन्होंने कहा कि इस गीत को लिखने वाले कहाँ हैं, किसने लिखा इस गीत को। तब लोगों को पता लगा कि प्रदीप को तो उस फंक्शन का इनविटेशन ही नहीं था, उनको उसमें बुलाया ही नहीं गया था उस फंक्शन में। वो तो बेचारे बॉम्बे बैठे थे जब ये सारा कुछ हुआ। और उससे क्या हुआ कि एकदम से पंडित नेहरू को ये बात उनके दिमाग में रह गई कि यार इसका जो गीतकार है उससे मिला नहीं मैं। फिर उससे कोई 2 महीने बाद पंडित नेहरू बॉम्बे गए किसी स्कूल के फंक्शन में, वहां प्रदीप को बुलाया गया और प्रदीप ने खुद ये गाना गा के सुनाया। तब पंडित नेहरू से उनकी वहां मुलाकात हुई। तो एक गीत जिसकी आज मैं इस गणतंत्र दिवस पे आप लोगों को शायद लोगों को पता नहीं होगा, मुझे भी थोड़े दिन पहले ही कहीं से पता लगा, किसी पे मैंने सुना था इस बात को, तो मैं चाहता था कि ये बात आप सब तक पहुंचे, इसलिए मैंने आप तक पहुंचा दी कि एक इतना बड़ा गाना मेरे वतन के लोगों जो आज तक 63 से बन के आज भी उतनी अहमियत रख रहा है, आज भी हम लोगों के रगों में दौड़ रहा है। ये गाना एक सिगरेट की डिब्बी के ऊपर लिखा गया था और लता जी ने बिना रिहर्सल के इसको गाया था। और उसके बाद ये गाना दोबारा 9 साल बाद उन्होंने सार्वजनिक मंच पे तब गाया जब 1972 में बांग्लादेश वॉर में भारत की जीत हुई थी। और उस जीत के बाद जो फंक्शन हुआ था उसमें लता जी ने 1972 में इस गाने को दोबारा गाया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, इस पे अपनी राय दीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। अगली बार किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस की एक बार फिर आप सबको बधाई।